Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा मैंने पहले बता दिया था कि 11 बजे आपके लिए हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 17 आ जाएगा। तो साथियों, ये जो टेस्ट है इसमें आपके 30 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे और 15 प्रश्न आपको ग्रामर के मिलेंगे और 15 प्रश्न आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड के मिलेंगे। तो बिल्कुल जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाया गया है। शुरू करते हैं मित्रों टेस्ट को। बहुत ही शानदार टेस्ट है, बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ पर आपको इस टेस्ट से होने वाला है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, सरल वाक्य कौन सा है। आपको ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें ये देखना है कि कौन सा जो ऐसा विकल्प है जिसमें सरल वाक्य है। तो प्रथम विकल्प आता है, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है और जो करे सो भरे। तो मित्रों यहाँ पर आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो सरल वाक्य होता है। तो साथियों यहाँ राइट आंसर है दूसरा विकल्प, राम और सीता जाते हैं। मित्रों यहाँ देखिए, ये करता है दोनों, और यदि दो करता हो और उनके द्वारा क्रिया एक ही की जाती है तो वहाँ पर वो सरल वाक्य हो जाता है, चाहे उसके बीच में और शब्द आ रहा हो, वो संयुक्त नहीं है। और इसके अलावा जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी वाक्य सरल नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना चाहिए दूसरी बात है। यह वाक्य कैसा है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और युगल वाक्य। तो साथियों दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होता है संयुक्त वाक्य। देखिए, दो अलग अलग वाक्य है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो ये दोनों वाक्य स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न है, किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। दावानल, अरावली, वेदांत और विनायक। तो साथियों आपको ये देखना है कि दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो जो दावानल शब्द है उसमें उसका संधि विच्छेद होता है दाव प्लस अनल, अरावली का होता है अर प्लस अवली, वेदांत का होगा वेद प्लस अंत और विनायक का होगा विनय प्लस अक। इसलिए इसमें दीर्घ संधि न होकर इसमें अयादि संधि है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, पंक्ति को भूतकाल में परिवर्तित करके लिखिए। अब ये जो वाक्य लिखा हुआ है जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, इसको आपको भूतकाल में बदलना है। तो जिनके बल पर दल बनाए गए थे, जिनके बल पर दल बनाया गया, जिनके दल पर बल बनाए गए थे और जिनके बल पर दल बनाया गया। तो साथियों ये जो ऊपर पंक्ति लिखी हुई है इसको आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है। शुद्ध रूप कौन सा रहेगा। साथियों जो चौथा प्रश्न है उसका राइट आंसर आता है प्रथम विकल्प, जिनके बल पर दल बनाए गए थे। देखो, बनाए गए थे मतलब पहले की बात है, पूर्व की, तो ये भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, जिनके दल पर बल बनाए गए थे, ये तो वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, और जाएगा ये तो भविष्य में चला गया। जिनके बल पर दल बनाया गया ये वर्तमान में है। तो मित्रों इस प्रकार यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। 5वां जो प्रश्न है वो है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। अप्रिय लगना, धोखा खाना, कष्टदायक होना और बहुत प्रिय होना। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर बताइए मित्रों। ये जो मुहावरा है आँख की किरकिरी होना, इसका जो सही विकल्प है वो है तीसरा, कष्टदायक होना। कोई चीज़ ऐसी होती है जो अपन कहते हैं ना आँख की किरकिरी हो रहा है, मतलब अपने को वो कष्ट पहुंचा रहा है। तो मित्रों इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न आता है, मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। यह वाक्य किस काल का है। आसन्न भूतकाल का, सामान्य वर्तमान का, अपूर्ण वर्तमान का और संदिग्ध वर्तमान का। तो साथियों ये जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 6 में, ये वाक्य किस काल का है। इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा सामान्य वर्तमान काल का, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, तन्मयता है, तो सामान्य वर्तमान का बोध करता है, ती है, ते हैं। इस प्रकार अगर वाक्य के अंत में कोई शब्द हो तो उसमें सामान्य वर्तमान काल होता है।
भूतकाल तो है ही नहीं इसमें, भूतकाल में तो पहले क्रिया हो चुकी होती है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया जारी रहती है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वह लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह होता है। तो मित्रों इस प्रकार इसका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी वीरता को समाधि है। वीरता की है ये की। राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि है। रेखांकित पद कौन सा है? देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये डार्क मैंने किया हुआ है, ये रेखांकित पद है। तो ये क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? तो साथियों इसका सही आंसर आता है वीरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। जो वीर शब्द है ये तो विशेषण है, लेकिन इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और विशेषण में ता प्रत्यय जुड़ते ही क्या हो जाता है, वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो मित्रों यहाँ वीरता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, तद्भव शब्द मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? देखिए मिट्टी शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। मृत्तिका, मटिया, माटी और धूल। तो साथियों 8वें प्रश्न का राइट आंसर आता है जो मृत्तिका शब्द है ये मिट्टी का तत्सम होता है, ये तो तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव है। प्रश्न नंबर 8 में प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सांस्कृतिक शब्द का सही विश्लेषण क्या है? संस्कृति प्लस इक, संस्कृत प्लस इक, सम प्लस कृत प्लस इक, संस प्लस कृत प्लस इक। तो साथियों जो 9वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर आता है वो है तीसरा विकल्प, सम प्लस कृत प्लस इक बराबर शब्द बनता है। जैसे देखो सम प्लस कृत तो शब्द बन जाएगा संस्कृत, और एक प्रत्यय जुड़ते ही उसमें क्या लगेगा, सांस्कृतिक शब्द वो बन जाएगा। और सांस्कृतिक शब्द का जो विश्लेषण है वो विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, शरणागत का सही विग्रह क्या होगा? शरण में आगत, शरण को आगत, शरण के लिए आगत और कोई नहीं। तो साथियों शरणागत का जो सही विग्रह है वो होता है शरण को आगत, न कि शरण में आगत। ये गलत है। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास शरणागत शब्द में है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा, शरण को आगत। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है, अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है दुख, माधुर्य, सामीप्य और ममत्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, लेकिन देखिए जो माधुर्य शब्द है वो बना है मधुर प्लस ये से, मधुर प्लस ये से माधुर्य शब्द बना है, और मधुर शब्द है विशेषण। तो मित्रों इसलिए मधुर शब्द में तो विशेषण से भाववाचक बनाया, तो ये तो गलत हो गया। जो आपका ममत्व शब्द है ये मम प्लस तो है, ममत्व इससे बना है, तो मम शब्द तो सर्वनाम है। एक शब्द है दुख, दुख में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि ये विषय, इसमें अव्यय लगा ही नहीं हुआ है दुख में। और जो सामीप्य शब्द है ये बना है समीप प्लस ये बराबर सामीप्य, और ये समीप शब्द क्या है मित्रों, एक अव्यय है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। ये अव्यय से भाववाचक बना है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, दीनानाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? दीन प्लस अनाथ, दिन प्लस अनाथ, दिन प्लस नाथ और दीन प्लस नाथ। तो साथियों जो दीनानाथ शब्द है उसका जो संधि विच्छेद की यदि बात करें तो वो होता है दीन प्लस नाथ। दीनों के है जो नाथ वो कहलाते हैं दीनानाथ, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। इसमें तो बड़ा दीन लगा हुआ है, और अनाथ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दीनों का अनाथ थोड़ी दीनानाथ होगा। इसलिए मित्रों ये तीनों विकल्प गलत है, यहाँ पर ओनली चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? मौत, मृत्यु, मरण और मरना। तो मित्रों 13वें प्रश्न में सही आंसर आता है जीवन का विलोम होगा मरण। देखिए जो मृत्यु शब्द है ये तो जन्म का है, जन्म का मृत्यु, फिर मरना जीना का हो जाएगा मरना, और जीवन का क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही रहेगा, जीवन का मृत्यु नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 में तो वैसे आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वाला कौन है? मुमूर्ष, मुमुक्षु, जिजीविषु और दिव्य चक्षु।
तो साथियों प्रश्न नंबर 14 में जो राइट आंसर आता है वो रहेगा इसका दूसरा विकल्प सही। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु। और जो मुमूर्ष शब्द है ये है मोक्ष की इच्छा बराबर मुमूर्षा, लेकिन मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये तो दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्राध्यापक, प्रसिद्धि, प्रवाह और प्रकाश। तो साथियों मैं बात करूं, जो प्राध्यापक है उसमें प्र उपसर्ग है, प्र प्लस अध्यापक बनता है, प्र प्लस सिद्धि बन जाएगा, प्र प्लस वाह बन जाएगा, लेकिन प्र प्लस काश नहीं बनेगा। इसमें चौथा विकल्प सही है, इसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ये तो थे हिंदी व्याकरण के 15 प्रश्न। आप टीचिंग मेथड के 15 प्रश्न देखने वाले हैं। साथियों प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 16 आता है, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए आप किस पर सबसे अधिक बल देंगे? संवाद का अभिनय, कहानी पढ़ना, कहानी सुनाना और सार्थक बातचीत। तो मित्रों आपको इसमें एक बार प्रश्न को ध्यान से देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। आपको मौखिक भाषा के विकास के लिए मौखिक भाषा का विकास करना है तो सबसे ज़्यादा बल आपको देना चाहिए सार्थक बातचीत पर। सार्थक बातचीत मतलब जिसका कोई अर्थ हो, वो बातचीत किसी टॉपिक पर या फिर कोई ऐसा मैटर हो जिस पर बातचीत किया जाए तो उससे कोई अर्थ निकले, सार्थक बातचीत। उससे मौखिक भाषा के विकास पर आपको अगर बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करना है तो सर्वाधिक बल सार्थक बातचीत पर देना चाहिए। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी वर्णमाला को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के 2 अक्षरों वाले शब्द पढ़ना, पढ़कर समझने की योग्यता और पढ़कर गीत सुनाने की योग्यता। तो साथियों जो पठन कौशल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सिर्फ आप किसी शब्दों को पढ़ लेते हो वही पठन नहीं होता है, उसका आपको अर्थ भी समझना चाहिए, तब उसको पठन आप कहोगे। तो पढ़कर समझने की योग्यता सबसे महत्वपूर्ण पठन कौशल में होती है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। 18वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, हिंदी शिक्षण में कौन सी विशेषता रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की नहीं है? इसमें पदों का आकार छोटा होता है, यह एक ही दिशा में छात्रों को ज्ञानार्जन कराता है, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है और इसमें त्रुटियों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो मित्रों मैं बात करूं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि की, तो यह आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से ऐसी विशेषता है जो इसकी नहीं है। तो जो 18वां प्रश्न है साथियों उसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है कि इसमें त्रुटियों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें त्रुटियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी की जो विशेषताएं कि पदों का आकार छोटा होता है बिल्कुल सही है, एक ही दिशा में छात्रों को ज्ञानार्जन कराता है सही है, और यह छोटी कक्षाओं हेतु भी अधिक उपयोगी है ये भी सही है। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प गलत है और आपको ये देखना था। 19वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी शिक्षण में पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ है? संरचनात्मक मनोविज्ञान से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, प्रक्रियात्मक मनोविज्ञान से या मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से? तो मित्रों मैं बात करूं जो पाठ योजना की बात की जाए तो चाहे वो कोई सा भी विषय हो, सभी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से ही पाठ योजना का आगमन हुआ है, क्योंकि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है ये है पूर्ण संस्क्योर शिक्षण सूत्र इन्होंने दिया था, और जो पाठ योजनाएं हैं वो भी पूर्ण संस्क्योर शिक्षण सूत्र पर ही आधारित होती है। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां प्रश्न आता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास से है। ये कथन किसने कहा था या ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का या स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो साथियों प्रश्न नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर है यहाँ पर प्रथम विकल्प, महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने ये कथन कहा है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे मित्रों। 21वां प्रश्न है, कविता पाठ करने से छात्रों में किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का, लिखित अभिव्यक्ति का, सांकेतिक अभिव्यक्ति का या सभी का? तो साथियों प्रश्न नंबर 21 में यहाँ पे कविता पाठ कर रहा है कोई छात्र तो उससे मौखिक अभिव्यक्ति का ही विकास होगा, क्योंकि कविता पाठ मौन वाचन से तो कर नहीं सकते, बिल्कुल बोलकर उसको करना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मौखिक अभिव्यक्ति उसकी
अच्छी होगी, अच्छा वो किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना सीख जाएगा। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 21 में। 22वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को, समीक्षा विधि को, अर्थबोध विधि को या व्याख्या विधि को? तो साथियों, सुकरात विधि या सुकराती विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया था? सुकरात के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण कौन सी विधि है? देखिए, चित्रों पर प्रश्न कर रहा है अध्यापक, फिर रचना करवाई जा रही है छात्रों से, तो उस विधि का नाम क्या है? शब्द प्रदान विधि, चित्र विधि, चित्र रचना विधि और खेल विधि। तो मित्रों इसका राइट आंसर है चित्र रचना विधि। इसका राइट आंसर रहेगा कि चित्रों का वर्णन यहाँ पर अध्यापक द्वारा किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, छात्र उसका उत्तर दे रहे हैं और फिर रचना की जा रही है, तो उसको चित्र रचना विधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है? पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, गद्य शिक्षण या नाटक शिक्षण? तो श्रोता के मनोभावों की बात की जाए तो यहाँ पर साहित्य की विधा सबसे सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो विधा आती है वो आती है पद्य शिक्षण, क्योंकि यहाँ पर पद्य शिक्षण में सुर, लय, ताल, यति, गति के साथ वाचन किया जाता है, तो ये सर्वाधिक श्रोता के मनोभाव को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, श्रवण कौशल प्रशिक्षण और इनमें से कोई नहीं? तो साथियों देखिए, बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर क्यों आयोजित की जाती है? ताकि बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी हो, इसलिए इसका प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 में 26वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है लिखने को, पढ़ने को, मौखिक वाचन को और उपरोक्त सभी को? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों एग्जाम की दृष्टि से कि जो अभ्यास की अवस्था है इसमें महत्व किसे दिया जाता है ज़्यादा? तो इसका राइट आंसर है लिखने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि लिखने जितना ज़्यादा लिखोगे, अभ्यास लिखकर ही किया जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मन मन में आपने अभ्यास कर लिया, नहीं, आप लिखोगे तभी आप अभ्यास कर पाओगे। प्रश्न नंबर 26 में प्रथम विकल्प सही है। 27वां प्रश्न देखेंगे। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं? ये थोड़ा इजी प्रश्न है, क्योंकि कुछ एक दो प्रश्न इजी भी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है अध्यापक जो वाचन करता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? आदर्श वाचन उसको कहा जाता है। अध्यापक और छात्र मिलकर जो वाचन करते हैं वो सामूहिक है। फिर अध्यापक के बाद में जो वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है वो अनुकरण वाचन है। सस्वर वाचन स्वर के साथ किया गया वाचन कहलाता है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है आपका। तो 28वां प्रश्न देखेंगे। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का, सस्वर पठन का, आदर्श वाचन का और रसानुभूति का? तो मित्रों जो रसानुभूति है इसका तो पद्य शिक्षण में है, सस्वर पठन का भी पद्य शिक्षण में है, आदर्श वाचन का गद्य में भी है, पद्य में भी है, लेकिन मौन पठन का सिर्फ गद्य शिक्षण में ही महत्व है, पद्य में नहीं है। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा, क्योंकि यहाँ अर्थग्राह्यता में त्वरितता मौन पठन के माध्यम से लाई जाती है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? मौन पठन का, वाचिक अभिनय का, कक्षा अभिनय का और रंगमंच अभिनय का? तो साथियों नाटक में मौन पठन का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि चुपचाप बिना बोले थोड़ी नाटक किया जाता है। मन ही मन में नाटक कर लिया इससे थोड़ी काम चलेगा, डायलॉग बोलना पड़ेगा आपको। तो यह प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो 30वां प्रश्न है। कौन सी विधि में रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रूपरेखा विधि, भाष्य विधि, परामर्श विधि और निर्देशन विधि? तो यहाँ ऐसी कौन सी विधि है जो रचना शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है? तो मित्रों ये जो दूसरा विकल्प है भाष्य विधि वाला, ये रचना शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी रूपरेखा विधि, निर्देशन विधि, परामर्श विधि, ये तीनों विधियाँ जो रचना शिक्षण है उसकी आ जाती है। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।